speaker is Mr. Imran Naushehri. He is currently working as an Assistant Executive Engineer in Mechanical Engineering Department, MED J&K. He will deliver lecture on an insight into CS stores, its components and running of CS storage. Known for their cutting-edge research in field of mechanical engineering, please welcome Mr. Imran Naushehri. And later on, I joined Indian Petrochemicals, a petrochemical company. And after working for 3 years, I joined the State Public Works Department. And presently, I'm working as Assistant Executive Engineer in Mechanical Engineering Department. I've been associated with the CS stores, I think from the year 2009. My first assignment was the CS store, which was developed for the lab purposes in your complex only. I don't think that's operational now. I don't know why, but it's not operational now. कुछ वजह है शायद ऑपरेशन नहीं है कौन सा हमारा से हमने that's not पहले उससे पहले I think that was the first CS store in Asia जो यहाँ पर बना हुआ था, but unfortunately उसके बाद वो भी नहीं फंक्शन था, उसके बाद दूसरा बनाया, अब शायद वो भी बंद हो चुका है। But I request Mr. इम्तियाज साहब मैडम कि प्लीज उसको रिवाइव कीजिए, फंक्शन कंडीशन ताकि लैब पर्पस के लिए आपको दिया जाए, उससे सैंपल आपको दिया जाए, क्योंकि उसमें ये चीज़ है कि उसमें आपके कुछ कंट्रोल्स स्पेसिफिक कंट्रोल जो आपके बाकी स्टोर्स में नहीं मिलेंगे। मतलब यू कैन कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, आप ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो विद द सेंस के वो लैब पर्पस के लिए बना है। एनीहाउ आज कुछ सिस्टम ही नहीं चल रहा, सो आई कैन नॉट शेयर प्रेजेंटेशन विद यू, कोई दिक्कत नहीं। सो आपको जैसे आपको पता है CS स्टोर आप सबको पता है, इट्स बेसिकली अ पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिस in which you increase the shelf life of fruit, and not only you can enhance its shelf life, but उसकी quality भी आप preserve कर पाते हो, आप उसकी sugar level preserve कर पाते हो, आप उसकी firmness preserve कर पाते हो, और उससे क्या हो सकता है कि हमारा जो supply and demand में जो gap है वो हम narrow कर सकते हैं। तो उसकी वजह से हमारे growers को, हमारे business units को, और हम सबसे इम्पोर्टेंट हमारा वेस्टेज कम हो जाता है। सेल्स स्टोर में हमारा क्या है कि वी मैनेज बेसिकली द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हमारे कुछ मेजर गैसेस आते हैं। एक ऑक्सीजन इज द मेजर गैस, नाइट्रोजन इज द मेजर गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी मजबूरी है, दैट्स नॉट अ मेजर गैस बट वो हमारी मजबूरी है, और उनको कंट्रोल करने के लिए उनको हेल्प करने के लिए हमें उसमें कुछ और चीज़ें भी करनी पड़ती है, जैसे कि टेम्परेचर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना मेरी मजबूरी है, उसको मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, ह्यूमिडिटी हैज़ टू बी कंट्रोल ऑफ कोर्स, बट CS स्टोर्स में ऐसा है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना कुछ एडिड इक्विपमेंट से नहीं होना चाहिए, इन हाउस इक्विपमेंट से ही होगा। वो मेरा से एक साइड बाय साइड मेरा मैनेज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ द with the help of my equipment only. So main constituents of a DPR for mostly I think you mostly are the students. All are the students. No sir, all are not. You are? All are not. Okay. What is that? सर सब स्टूडेंट नहीं है। तो आप कौन से फील्ड से? मैं भी सर एक्चुअली आई एम डूइंग दिस टाइम बिजनेस। Okay, that's good. So आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर। So हमारे पास जब भी हमारा कोई DPR बनता है तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, कुछ कॉन्सेप्ट्स रहेंगे हमारे पास। तो मैंने इनको 3 चीज़ों में डिवाइड किया। Unfortunately, I could not present it. Number 1 is the conceptualization. Second is the technical specification, and the final will be the financials. Conceptualization is the basic part of a CS store. कोई भी CS store का DPR जब बनेगा, its basic part will be the concepts. कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, आपकी जो CS स्टोर आपको बनाना है तो उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्या क्या आपने किए हैं उसको मैंने डिवाइड किया है। फर्स्ट विल बी द कैपेसिटी, आपको कौन सी कैपेसिटी का CS स्टोर लगाना है, यू हैव टू डिसाइड।
जो भी कोई हमारा कोई एंटरप्रेन्योर है, जो भी कोई लगाना चाहता है, ही हैज़ टू मेक इट श्योर कि कौन सी कैपेसिटीज़ वो लगाना चाहता है, कितनी कैपेसिटी वो मैनेज कर सकता है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा लेआउट ऑफ द CS2, चैम्बर्स का लेआउट। फॉर एग्जांपल, मैं हमारे चैम्बर्स इस साइड से होने चाहिए कि कंफर्टेबल साइजिंग के होने चाहिए। कंफर्टेबल साइजिंग इन द सेंस कि मेरे पास इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए एक चैम्बर की जो मैं उसको फील नहीं कर पाऊँ, टाइमली फील नहीं कर पाऊँ। मैंने देखा है कि कुछ स्टोर्स ओनर्स यहाँ पर चैम्बर साइज इतना बना लेते हैं कि जो फिलिंग पीरियड होता है उनका वो बहुत बढ़ जाता है। इसमें यही होता है कि जब भी हमारा सी स्टोर हमारा एप्पल आता है, हमारा स्टोर में जाता है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट रहता है कि मैंने रेफ्रिजरेशन ऑन कर दिया, सो आई डिक्रीज इट टू ग्रोथ, नो डाउट। उसके बाद में जब मैंने फिलिंग चालू किया तो आई शुड बी एबल टू फिनिश इट इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम इज 3 days, आइडियल 3 days। बट उससे अगर चैम्बर मेरा बड़ा होगा तो इट विल टेक मी मच टाइम। तो मेरा यही होता है कि आई कैन स्टार्ट गैसेस कंट्रोल सिस्टम मैं चालू नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उसमें ऑक्सीजन डेफिनेशन होगी, आई मे नॉट बी एबल टू वर्क देयर। सो आई हैव टू स्टार्ट ओनली द रेफ्रिजरेशन पार्ट। आई कैन स्टार्ट द रेफ्रिजरेशन पार्ट एंड स्टार्ट लोडिंग। बट यही है कि मेरा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए। सो उसके लिए मेरा लेआउट इम्पोर्टेंट है कि मेरा कौन से चैम्बर का साइज रहेगा, कौन से मैं जितनी मेरी ग्रेडिंग लाइन की कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से मेरा चैम्बर बड़ा होगा, उसी के हिसाब से मेरा जो लोडिंग पैटर्न आएगा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास 2000 टन का CS स्टोर है और मैं 500 के चैम्बर्स उसमें बना दूँ, सो दैट विल नॉट बी आइडियल। या मेरे पास 5000 टन का, मैं 100 टन के चैम्बर डालूँ, दैट विल बी टू स्मॉल। नो डाउट मेरा लोडिंग बहुत क्विकली हो जाएगा बट दैट विल बी टू स्मॉल। तो उसके बाद में मेरा ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द लोडिंग चैम्बर्स, लोडिंग पैटर्न क्या होगा मेरा। सबसे पहले हमारे पास आएगा एप्पल आता है, हमारे पास एक बल्क में एप्पल आता है, तो क्या मैं 5-6 रूम्स एक साथ में स्टोर करना चालू कर दूं? नो। क्या मैं सिर्फ एक ही स्टोर भर के चालू कर दूं, उसके बाद पहला एक कंप्लीट करूं फिर दूसरा कंप्लीट करूं? नो। आइडियली मैं क्या करूं, मैं एक पैटर्न बना लूं, अपना डिसाइड करूं, बट दिस शुड बी डन एट द टाइम ऑफ द DPR फाइनलाइजेशन। ऐसा ना हो कि मैं DPR बनाने के बाद उसके बाद में फाइनल करूं। ये पहला पार्ट है कि मैं कैसे पैटर्न, अपना लोडिंग पैटर्न कैसे शुरू करूं। मतलब आज मेरे पास एक चैम्बर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 250 टन का चैम्बर है, 200 टन का चैम्बर है, मैंने चैम्बर भरना स्टार्ट कर दिया, एक चैम्बर भरना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद मैंने दूसरा चैम्बर भी स्टार्ट कर दिया और तीसरा चैम्बर भी स्टार्ट कर दिया। विद द पैसेज ऑफ द टाइम मेरा एक चैम्बर फिल होगा, आई मे बी एबल टू स्टार्ट द CA इक्विपमेंट। जब मेरा CA इक्विपमेंट चलेगा, जब उसका पुल डाउन आता रहेगा, उसके बाद में दूसरा चैम्बर कंप्लीट हो जाएगा, वो भी आ जाएगा, वो पर्चिंग फ्लशिंग में आ जाएगा, वो पर्चिंग में आ जाएगा, दूसरा होल्डिंग में आ जाएगा। तो इसी तरह से मैं धीरे धीरे करके अपना चैम्बर स्टार्ट करूँ। आई कैन गो फॉर द 2 चैम्बर्स एज वेल। जैसे कि मेरा ये CA इक्विपमेंट, जैसा मेरा लोडिंग पैटर्न CA कैपेसिटी डिसाइड करेगा, वैसे ही मैनेज करेगा। और उसके बाद हमारा इक्विपमेंट रहेगा, कंपोनेंट रहेगा, सिलेक्शन ऑफ द अदर इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट लाइक रेफ्रिजरेशन, CA equipment, grading lines, grading and sorting lines, and other major equipment। कि हमारा कैसे रहेगा, हम डिसाइड करना है कि हम कौन सा सिस्टम रख रहे हैं, कौन सी क्वालिटी का रख रहे हैं, किस स्पेसिफिकेशन का, उसके स्पेसिफिकेशन और पैरामीटर्स मुझे बिफोर हैंड डिसाइड और फाइनलाइज करने हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा उसमें फ्यूचर एक्सपेंशन। मैं आज एक CA स्टोर बना रहा हूँ, हमें प्रोविजन ऐसे रखना है कि फ्यूचर एक्सपैंड कैसे करें, या तो मैं चैम्बर्स को ऐड कर दूँ या एक पूरा एक स्ट्रीम लाइन ऐड कर दूँ। उसमें मेरा हैंडलिंग एरिया कॉमन रहे, ऑप्टिमाइज हो जाए। उसके बाद मेरा उसमें ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन ऑप्टिमाइज हो जाए, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक और बात मैं रह गई, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन की इम्पोर्टेंस, जो कि आजकल लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसमें, कि ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन्स की कितनी मेरे लाइन्स रहेंगी, किस कैपेसिटी का रहेगा, किस कैपेसिटी से मेरा फ्रूट आएगा, किस कैपेसिटी का मेरे पास ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन रहेगा, और उसके बाद में मेरी पैकिंग लाइन्स कितनी होगी। हमने देखा गया है कि यहाँ पर कि ग्रेडिंग लाइन भी ठीक कैपेसिटी की है, स्टोर के हिसाब से भी है। जब हमारा फ्रूट बाहर आता है तो मेरा ग्रेडिंग लाइन रुक जाता है क्योंकि मेरे पास पैकिंग
पैकिंग लाइंस कम होती है, बहुत इनसफिशिएंट होती है, उसकी वजह से मेरा कुछ नहीं होता, फ्रूट मेरा रुक जाता है, सो आई हैव टू स्टॉप द ग्रेडिंग लाइन, मेरा प्रोसेस रुक जाता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन किसी भी सीएस स्टोर की सक्सेस डिपेंड करती है हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर। जो भी हमारे बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर, आई एम मोर कंसर्न अबाउट द टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द इक्विपमेंट। जितनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर हम पहले ध्यान देंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। सारा ऑपरेटिंग पार्ट, इजीनेस ऑफ ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ द इक्विपमेंट, सारा डिपेंड है हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, हम कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं और किस टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के, कौन सी रिलायबल टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और हमने देखा है कि यहाँ पर लोग डीपीआर फाइनल करने के बाद जब हमारे ऑर्डर प्लेसिंग उनके होता है, इक्विपमेंट ऑर्डर प्लेसिंग होता है, उस टाइप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस डिस्कस किया जाता है, उस टाइप पर हम परेशानी में आ जाते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे पास कई सारे वेंडर्स हैं, हर एक इक्विपमेंट के आपके पास मल्टीपल वेंडर्स हैं, हम उनसे पास कोड्स लेना शुरू करते हैं। जब कोड्स लेना शुरू करते हैं तो हमारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस फाइनल होती नहीं है। हम बोलते हैं उनको कि हमें ये करना है, हमें इतने टन का रेफ्रिजरेशन सिस्टम दे दीजिए, हमें इतने चैम्बर्स के लिए सीए इक्विपमेंट दे दीजिए, वो हमें कोड बना के देंगे। और फिर देखते हैं कि हमारे कोड में जो होता है 30-40% डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट। सो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड एट दैट टाइम कि हम कौन सा लें, 30% क्या हम महंगा लें या कि हम सस्ता वाला लें, तो करेंगे क्या, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो उस टाइम पर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर डिस्कस करने लग जाते हैं और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर बाद में हम कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, क्योंकि जब कॉस्ट सामने आ जाता है उसके बाद में बचता हमारे पास है सिर्फ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो वी यूजुअली कॉम्प्रोमाइज होते हैं, कॉस्ट बचाने के लिए हम बीच का रास्ता ले लेते हैं। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हम जरूर सैक्रिफाइस करते हैं, यही वजह होती है कि लोग हमें चीट भी करते हैं उसमें, कि हर साइट पर हम कॉम्प्रोमाइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है रेफ्रिजरेशन पर। इनफैक्ट आजकल तो मुसीबत दूसरी आ गई है, आजकल तो पीईबी पर भी हम चीट होने लगे, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग पर भी चीट हो रहे, उसके बाद रेफ्रिजरेशन पर चीट हो रहे, उसके बाद डोर्स पर चीट हो रहे, उसके बाद हमारा सीए इक्विपमेंट पर चीट हो रहा है, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन पर चीट हो रहा है, मटेरियल हैंडलिंग पर चीट हो रहे, हर लेवल पर हम चीट हो रहे, इवन इंस्टॉलेशन पर चीट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बिफोर हैंड डिस्कशन नहीं होता कि हमारे पास टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में कहाँ पर हम फिक्स कर दें अपने पैरामीटर्स, हम खुद कर दें, फिक्स कर दें अपने लिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल्स सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, उसके बाद जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बाद आएगा दैट विल बी द फाइनेंशियल्स। जब भी हम अपने प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स डिसाइड कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है कि हम कभी अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस को सैक्रिफाइस ना करें। हर बार हमने देखा है कि फाइनेंशियल्स के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस सैक्रिफाइस हो जाते हैं, वो नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे सी स्टोर के, आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल नो। उसमें हमारे दिस सी स्टोर हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के साथ। तो एक ह्यूमन बॉडी के साथ, एक सी स्टोर एक ह्यूमन बॉडी के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि उसमें हमारा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग है, दैट्स ऑफ स्केलेटन, इंसुलेशन दैट्स ऑफ फ्लश एंड स्किन, उसके बाद हमारा डोर्स है दैट्स आवर माउथ, उसके बाद हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो हमारा सर्कुलेटिंग सिस्टम, सीए इक्विपमेंट वो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग जो भी है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे इक्विपमेंट हमारे पास है। अब रहा ब्रेन इसमें हमारा जो भी हमारा ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, सबके पास एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम रहता है और उसके पास हमारा ह्यूमन मशीन इंटरफेस रहता है। तो दैट विल बी आवर जो भी हमारा सॉफ्टवेयर, जो भी हमारे सारे पैरामीटर्स आज के सब इक्विपमेंट के हमारे पास एक कंसोल पर आना चाहिए।
और उसके बाद उसके डाटा आने चाहिए, उसके बाद उस डाटा को हैंडल करने का तरीका भी होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट हम थोड़ी कुछ इक्विपमेंट की डिटेल में जाएंगे। प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग इज बेसिकली एन आयरन स्ट्रक्चर जो भी हमारे सी स्टोर्स या वेयर हाउसेस के लिए बनता है। इसमें क्या होता है कि बिफोर हैंड हमारा सारा स्ट्रक्चर इंजीनियर्ड होता है, डिजाइन होता है, इवन मोस्ट ऑफ इट पार्ट विच इज फैब्रिकेटेड, इट्स मेड ऑफ ओनली आई सेक्शन। आई सेक्शन का मतलब है बेसिकली फैब्रिकेटेड आउट ऑफ ए प्लेट बट मेड इन द आई सेक्शन ओनली। इसमें आजकल काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए, बैली में काफ़ी सारे प्लेयर्स आ गए जो ये बोलते हैं कि हम यहाँ पर ही आपको प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिसाइड करते हैं। दे आर यूजिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर लाइक आई सेक्शंस, सी सेक्शंस, जो भी एंगल आइटम, जो भी स्ट्रक्चरल स्टील यूज होता है, बट ना उनके पास सही इक्विपमेंट होती है, ना उनके पास फैब्रिकेशन सही होती है, ना उनके पास सबसे इम्पोर्टेंट डिजाइन सही होता है। ये हमारी आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो मैंने देखा आजकल के जो भी स्टोर्स हैं, आपने भी देखा होगा, दावा तो करते हैं, अगर हम देखें जो एज पर इंडियन स्टैंडर्ड है एंड एज पर यूरोपियन स्टैंडर्ड है, सेम विंड कंडीशन के लिए, सेम विंड लोड के लिए, स्नो लोड के लिए आपका स्टील पोर्शन वैसे भी 15 to 20% एक्स्ट्रा होता है। और जब उसका बाद में यहाँ पर डोमेस्टिक स्ट्रक्चरल स्टील के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, another 20%। सो अल्टीमेटली आपका नुकसान एंड उसका स्ट्रेंथ दैट्स नॉट वेल डिजाइन। जब भी आप देखें, जब भी आप प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिसाइड कर लें तो उनका देखिए पहले, सबसे पहले उनका डिजाइन सेल कैसा है, उनकी इंजीनियरिंग सेक्शन कैसे है, उनकी ड्राइंग्स लेआउट्स कैसे हैं, उसके बाद उनका जो उनका फैब्रिकेशन यूनिट है वहाँ पर उनके इक्विपमेंट लेवल कैसे है, उनके साथ इंटरेक्ट कीजिए, उनके पास क्या है इक्विपमेंट वैसा, क्या उनके पास प्रॉपर स्ट्रेटनिंग इक्विपमेंट है, क्योंकि जो भी हमारा मेटल स्ट्रक्चर आता है दैट्स इन रोल्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट उसमें बेंड्स बहुत होते हैं, उसको स्ट्रेट करने के लिए मशीन्स आती हैं जिसको स्ट्रेटन करते हैं, उसके बाद में कटिंग प्रॉपर इक्विपमेंट होनी चाहिए। आज से लेजर कटिंग से बगैर आजकल एक्यूरेसी नहीं आता है, अगर लेजर कटिंग नहीं करेंगे तो उसमें कुछ नहीं होता, उसमें सरफेस प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सरफेस प्रिपरेशन करने के बाद में उसकी वेल्डिंग इक्विपमेंट कैसा क्या है, क्या उस क्वालिटी का है जिसमें वेल्ड डिफेक्ट्स कम आए। वेल्ड डिफेक्ट्स इतने ज़्यादा इंट्रिकेट होते हैं कि आपके नेकेड आई से आप डिटेक्ट नहीं कर पाओगे, मतलब आपने वेल्ड सीम वेल्ड देखा तो यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ बेटर वेल्ड एंड वर्स वेल्ड। उसमें क्या होता है, जो हेयर लाइन क्रैक्स होते हैं उसमें वो आपको दिखेंगे नहीं, वो आईआर से ही दिखेंगे, वो रेडिएशन से ही दिखेंगे उसके ग्राफ्स, और यहाँ पर किसी के पास वैसा नहीं। तो वहाँ पर आजकल लोग बहुत ज़्यादा चीज हो रहे हैं, नो डाउट वो बोलते हैं कि हम सस्ता देंगे, वेट वाइज सस्ता देंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखेंगे तो हमेशा महंगा ही होगा, और वो सारा इफेक्ट कब आएगा, कुछ साल के बाद आएगा। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका स्टोर सारा कुछ रेडी है, वी आर नॉट एबल टू रिप्लेस द पीवी स्ट्रक्चर, या उसके बाद में हमारा इंसुलेशन, ये वो पार्ट है जो एक बार लग गया तो लग गया, उसके बाद दोबारा चेंज नहीं होगा। रेफ्रिजरेशन आप चेंज को उठा कर दो, सारा चेंज कर सकते हो, से इक्विपमेंट कर दो उठा कर सारा चेंज कर दो, मटेरियल हैंडलिंग सारा चेंज कर सकते हो, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स जो सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए कभी। इंसुलेशन पैनल्स, इंसुलेशन पैनल्स में हमारा एक तो वॉल्स में लगते हैं, को सीलिंग में लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा इंसुलेटेड फ्लोर होता है। तो इन सब चीज़ों को हमें इंसुलेट करने की ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपना हीट लोड कम कर सकें, तो हमारा हीट लोड कम हो जाए, रेफ्रिजरेशन लोड हमारा कम रहे उसके लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बाद में कंडेंसेशन ना हो, और हमारा गैस टाइटनेस बचा रहे। जो भी हमारे सी स्टोर के चैम्बर्स होते हैं बेसिकली दे आर वो वैक्यूम बर्दाश्त करनी चाहिए कुछ लेवल के लिए, ताकि उसमें जो हमारा इंटरनल गैसेस है वो मेंटेन हो सके। नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीजन लेवल 21% की होती है, नाइट्रोजन इज मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये दो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और जब भी हम अपना फ्रूट उसमें रखेंगे तो उसमें ग्रोथ शुरू हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रब करेंगे तो ऑक्सीजन क्यों करेंगे इसको, तो फिर हमें तो ऑक्सीजन तो खुद ब खुद ही चला जाएगा धीरे धीरे करके। या फिर हमें एक बार चालू किया, उसमें नाइट्रोजन हमने फ्लश कर दिया, ऑक्सीजन
ड्रॉ आउट करते हैं, उसके बाद तो हमें चाहिए नहीं ना फिर नाइट्रोजन जनरेटर, बट हमें चाहिए होता है। वो कहाँ से आता है फिर? नेचुरल देयर इज सम लीकेज, और तो कोई सोर्स नहीं होता। तो हमारा वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि जितना हमारा इंस्टॉलेशन पार्ट प्रॉपरली हमने एग्जीक्यूट किया हो, तो उससे हमारा मशीन रन टाइम बहुत कम हो। तो नाइट्रोजन जनरेटर हमारे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वी स्पेंड मनी ऑन दैट, अब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हम उसको मेंटेन करने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके हर कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं हर साल, उसकी मॉलिक्यूलर सील्स हमें रिप्लेस करनी पड़ेगी अगर बहुत ज़्यादा रन हो गया तो। मॉलिक्यूलर सील्स आर कॉस्टली। आपको वैसे पता होगा कि नाइट्रोजन जनरेटर कैसे काम करता है? somebody knows? मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जनरेटर कैसे काम करता है? somebody knows? उनको नहीं पता है, जस्ट गिव देम एन आइडिया। कुछ आइडिया है, थोड़ा बहुत रफ आइडिया आपके पास है नाइट्रोजन जनरेटर? तो नाइट्रोजन जनरेटर कोई बात नहीं, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक वेसल होता है, दो वेसल्स होते हैं इनफैक्ट, उसमें हमारा मॉलिक्यूलर सीव रहते हैं। मॉलिक्यूलर सीव कैसे होता है? जैसे छानी होती है वैसे ही हमारे पास बीड्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें मॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हम पर्टिकुलर एटॉमिक साइज के मॉलिक्यूलर साइज के गैप्स होते हैं, वो एंट्रैप हो जाता है गैस उसमें, या उसमें जो बाकी गैसेस होते हैं छोटा हो या बड़ा साइज का हो वो एस्केप हो जाता है। तो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन जनरेटर में क्या होता है, हमारे छोटे छोटे बीड्स होते हैं, उसमें मॉलिक्यूलर हमारा जो सील होता है उसका साइज होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साइज के जितना। जो ही हमारा एयर उसमें चला जाता है, ड्राई एयर जब भी चला जाता है, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ड्राई करना होता है, वो हमारा एक्टिवेटेड एल्यूमिना से होता है या रेफ्रिजरेशन ड्राई एयर से होता है। वो जब मॉलिक्यूलर सील्स में जाता है वहाँ पर एंट्रैप होता है हमारा ऑक्सीजन, उस प्रोसेस को एड्सॉर्प्शन बोलते हैं, वो आपको पता होगा। तो एड्सॉर्प्शन से हमारा ऑक्सीजन उस पर ट्रैप हो जाता है और जो बाकी गैसेस होते हैं वो पास ऑन हो जाते हैं। वो पास ऑन होकर हमारे बाकी गैसेस बचा क्या होता है, जब हमारा 21% गया तो वहाँ पर 70% तो हमारा नाइट्रोजन ही है, 77% नाइट्रोजन ही है, तो नाइट्रोजन हमारा रहेगा, बाकी ट्रेसेस रहेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो बाकी ट्रेसेस रहते हैं, वो हम चेंज नहीं करते हैं, वो हम रिप्लेस नहीं कर सकते। वो हमारे चाहे कोई भी हो सिस्टम हो, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन हो, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन इज द सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्योरिटी जिसमें मेंटेन होती है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन, उसमें भी हम वो ट्रैप नहीं कर पाते वो, तो इसमें भी पास होते हैं। बट हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट ये रहेगा ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन ट्रैप होने के बाद हमारा नाइट्रोजन हम फ्लश करते हैं। जो ही एक बार ये चलता रहेगा प्रोसेस, तो उस एक बार मॉलिक्यूलर सील फुल हो जाएगा, उसके बाद में उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं रहेगी, तो उस केस में क्या होता है कि उसमें जो प्रेशर ड्रॉप है वो बढ़ जाता है, मतलब जो इनलेट में मेरा प्रेशर है और आउटलेट में मेरा प्रेशर है उसमें गैप डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस की वजह से मेरा एक ऑटोमेटिक चेंज ओवर वैल्व होता है, न्यूमेटिक वैल्व होता है, वो सेंस करके और डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस से न्यूमेटिक वैल्व को सेंस करता है, वो वेसल चेंज कर देता है, तो मेरा दूसरा वेसल लाइन में आ जाता है और ये वाला वेसल रिजर्वेशन में चला जाता है। इसमें रिवर्स डायरेक्शन में हीटेड एयर जाता है और जब हीट होता है तो मेरा मॉलिक्यूलर सील एक्सपैंड हो जाता है और जो भी उसमें एयर एंट्रैप होता है वो निकल जाता है, तो ये मेरा रिएक्टिवेट हो जाता है और दूसरा मेरा लाइन में हो जाता है। जब ये वाला मेरा एग्जॉस्ट होगा तो दूसरा वाला वेसल लाइन में आ जाएगा। सो दिस इज द नाइट्रोजन जनरेटर, ठीक है। तो जितना मेरा नाइट्रोजन जनरेटर चलेगा उतना मेरा बीड भी कंज्यूम हो जाएगा। बीड में क्या हो जाता है, जो ही मेरे प्रेशर चेंजेस आते हैं, प्रेशर डिफरेंस आ जाता है, या मेरा एंट्रोपी बढ़ जाता है, या जो भी मेरा वेसल चेंज हो जाता है या पर्जिंग हो जाती है, उस टाइम पर मेरा बीड टूट जाता है। अगर हमारे पास फाइन्स आ जाते हैं बीड्स के, तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें कुछ पीरियड के बाद, जो रनिंग पीरियड होगा, जो मेंटेन करते हैं नॉर्मली नहीं करते, बट करना पड़ेगा, भी नहीं करते हैं, करना कम आ जाते हैं। उसमें बेसिकली रनिंग आवर्स होते हैं, कितने आवर्स के बाद उसको चेंज करना पड़ेगा। नॉर्मली ये करना होता है कि हम फाइन्स निकालते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी वेसल्स होते हैं, इसलिए हम उसके फाइन्स नॉर्मली हमारे पास बहुत बड़े बड़े जब यूनिट्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े यूनिट्स, मतलब मैंने काम किया है क्रायोजेनिक एयर डिस्टिलेशन में, वहाँ पर हमारा कंप्रेसर का वॉल्यूम था 1 लाख मीटर क्यूब पर आवर कैपेसिटी, दैट्स अ ह्यूज। उसमें मोटर कैपेसिटी करीब 700 मेगावाट 700 किलोवाट की थी, 700 किलोवाट की मोटर कैपेसिटी, दैट्स अ ह्यूज। तो लेकिन ये तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इट्स नॉट अ बिग,
तो इसमें भी बट इसमें फाइन्स हम ड्रॉ नहीं करते हैं, बट हम कुछ पीरियड के बाद में सीम्स ही रिप्लेस कर लेते हैं, बट उसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सर रेगुलर मेंटेनेंस, वो रेगुलर मेंटेनेंस उसमें हमारा लॉग होना चाहिए कि कितने घंटे मशीन चले, ऑटो लॉग्स आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद में हमें पीरियोडिक मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें चेंज ओवर, सिस्टमैटिक चेंज ओवर होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है। वो अगर टाइमली स्टक हो जाएगा तो हमारा जनरेटर नहीं बैठ जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। और पीक सीजन में हमारा जनरेटर बैठ गया तो मतलब हम खराब। उसके बाद एक और कंपोनेंट है सीए डोर्स। सीए डोर्स एक स्पेशलाइज्ड रेफ्रिजरेशन डोर्स है। नॉर्मल डोर्स और सीए डोर्स, मैं नॉर्मल डोर्स ये बात नहीं कर रहा हूँ, कोल्ड स्टोर डोर्स और सीए डोर्स में एक डिफरेंस रहता है कि हमारे पास आपको पता है कि हमें चाहिए सीलिंग गैस टाइटनेस, हमें चाहिए गैस टाइटनेस। तो गैस टाइटनेस में हम मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे बाहर का एयर नहीं चाहिए। नॉर्मली मेरा जो रूम होता है ये कभी कभी मेरा एक्सपैंड हो जाता है विद टेम्परेचर डिफरेंस। जब बहुत ठंडा होता है तो एयर कंट्रैक्ट हो जाता है तो वैक्यूम बन जाता है, या फिर बहुत गर्म हो जाता है, हॉट एयर आ जाता है तो एक्सपैंड हो जाता है। दूसरी बात यही नहीं, जब हमारा पर्जिंग होता है उस टाइम पर भी हमारे पास एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन रहती है, मतलब प्रेशर हमारे डोर पर आ जाएगा। तो यही एक ओपनिंग है। अगर ये गैस टाइटनेस इसमें हम अचीव नहीं कर पाए तो फिर हम ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और एक और बात मैं भूल गया, इंसुलेशन है। इंसुलेशन में जो भी हमने देखा है कि हम पैनल्स लाते हैं, परफॉर्मेंस लाते हैं, पीपीजीआई स्किप्ड होते हैं, तो उसको इंस्टॉलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम पर ध्यान दें कि अगर हमारा गैस टाइटनेस मेंटेन उस टाइम पर नहीं हुआ तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, हम कभी गैस टाइटनेस मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पर हमारे को सबसे ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी कि उसमें क्या प्रॉपरली सीमेंट्स लग रहे हैं, उसके बाद कोटिंग्स लग रहे हैं प्रॉपरली, ताकि जो बर्दाश्त कर पाए मेरे प्रेशर डिफरेंस को, वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एक और कंपोनेंट आता है रेफ्रिजरेशन, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन से हम लिमिट कर सकते हैं एप्पल की ग्रोथ, ठीक है, मतलब जितना भी हम गैस लेवल कम करें ग्रोथ होता रहेगा, लेकिन रेफ्रिजरेशन से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस ग्रोथ को। रेफ्रिजरेशन लोड हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं फैब्रिक लोड कितना होगा। फैब्रिक लोड मतलब जो भी हमारा इंसुलेशन होगा, कुछ उसके यू वैल्यूज होते हैं, थर्मल वैल्यूज होते हैं, बट स्टिल इट कंडक्ट सम हीट। उसके बाद में कुछ हमारी गैस लीकेजेस, इतना करने के बाद भी कुछ लीकेजेस होती है, या हमारे पास कुछ विंडोज़ सैम्पलिंग विंडोज़ ओपन किया या कुछ किया और हमारा इक्विपमेंट रन करता है। इक्विपमेंट रन करता है, हमारा इवेपोरेटर कॉइल होता है, उसमें फैंस लगे रहते हैं। सो कोई भी इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट हो, जब वो चलेगा इट जनरेट्स हीट, या लाइटिंग इक्विपमेंट है इट जनरेट्स, या ड्यूरिंग लोडिंग पीरियड हमारा फोर्कलिफ्ट चलता है, आदमी आते हैं, मतलब आई एम अ सोर्स ऑफ हीट, तो ये हीट मुझे विड्रॉ करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कैलकुलेशंस करने के साथ साथ में, उसके बाद में लोडिंग पैटर्न्स को देखने के साथ साथ में मेरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिसाइड होगा कि मेरा पुल डाउन में कितने चैम्बर्स जा रहे हैं, मेरा होल्डिंग में कितने चैम्बर्स जा रहे हैं, तो उसी के हिसाब से मेरा रेफ्रिजरेशन सिस्टम आइडियली कैपेसिटी का डिसाइड होगा। उसके बाद में हमारा डिसाइड होगा कि टाइप ऑफ रेफ्रिजरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सिस्टम रेफ्रिजरेशन का यूज करें, क्या हम डायरेक्ट एक्सपेंशन करें या इनडायरेक्ट एक्सपेंशन करें। वी नो डायरेक्ट एक्सपेंशन, व्हाट इज दैट, आपको नहीं पता डायरेक्ट एक्सपेंशन। नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर एसी नहीं लगा, अगर एसी आप देख लीजिए, बाहर उसका एक यूनिट होता है और अंदर एक यूनिट है, बाहर कंप्रेसर होता है, अंदर कॉइल एक होती है, तो बाहर से रेफ्रिजरेंट सीधे अंदर आता है और कॉइल से सर्कुलेट करके अपने हीट या कूलिंग हमें देकर वो वापस चला जाता है। वैसे ही हमारा डायरेक्ट ये होता है डायरेक्ट एक्सपेंशन, मतलब डायरेक्टली जो रेफ्रिजरेंट हमें जो स्पेस में हमारा मेंटेन करे टेम्परेचर, दैट्स डायरेक्ट एक्सपेंशन, इट एक्सपेंड्स डायरेक्टली इनटू द स्पेस। दूसरा होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हम दूसरे मीडियम को बीच में एक हीट एक्सचेंजर से उसमें दे दे, फॉर एग्जांपल अमोनिया ग्लाइकोल या फ्लोरीन ग्लाइकोल, इट्स नॉट लाइक दैट,
कि उसमें क्या होता है कि हमारे दो सिस्टम्स रहेंगे। एक प्राइमरी सिस्टम में हमारा रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट करेगा, बीच में हीट एक्सचेंजर रहेगा, और सेकेंडरी सर्किट में मेरा ग्लाइकोल सॉल्यूशन सर्कुलेट करेगा। दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस है, दोनों की अपनी अपनी डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस ये है कि जब मैं अमोनिया ग्लाइकोल या फ्रेऑन ग्लाइकोल सिस्टम लूँ, इनडायरेक्ट सिस्टम लूँ, उसका सिस्टम थोड़ा सा ये है कि थोड़ा लेबोरियस है, मतलब इक्विपमेंट आपके रनिंग इक्विपमेंट, बट एडवांटेज ये है कि आपका ह्यूमिडिटी मेंटेन होता है, मतलब आप जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यू आर एबल टू मेंटेन दैट विद इन द लिमिट्स इजीली। अब मेरा डायरेक्ट एक्सपेंशन जो है, डायरेक्ट एक्सपेंशन में नो डाउट सिस्टम इज वेरी सिंपल, बहुत आसान, सिंपल है, बहुत आसान है, बट इसमें यह है कि मेरा इक्विपमेंट सिलेक्शन उस साइड तरह का होना चाहिए कि मेरे रूम में रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन हो पाए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे मेंटेन हो पाएगी, मतलब रेफ्रिजरेशन के कॉन्सेप्ट्स वैसे शायद आप लोगों को ज़्यादा नहीं होंगे, आप लोगों को शायद नहीं होंगे। आपने देखा होगा विंटर में मैं आपको बता दूं, विंटर में बोलते हैं ना सारे डॉक्टर की ड्राइनेस बढ़ गया, लेकिन अगर आप देखेंगे बाहर रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो 80% 90% से कम नहीं होगा, बट स्टिल डॉक्टर से दैट कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गया, ड्राइनेस बढ़ चुका है। ड्राइनेस कैसे बढ़ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तो 90% है, और हम चैम्बर में 90% प्लस ही ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, सब लोग तो बोलते हैं यही। तो अगर आप देखेंगे उसके लिए एक इंजीनियरिंग में आपने भी पढ़ा होगा, याद नहीं होगा, एक साइकोमेट्रिक चार्ट होता है, साइकोमेट्रिक चार्ट आपने पढ़ा होगा, तो अगर साइकोमेट्रिक चार्ट देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि जितना, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास बाहर टेम्परेचर अभी है 2 डिग्री सेंटीग्रेड और मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% है, अगर यही एयर में ट्रीट करूँ, इसमें मैं हीट ऐड करता जाऊँ, इस हीट को मैं ले जाऊँ 20 डिग्री पर, तो मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 18-20 से ज़्यादा नहीं होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डाउन, क्योंकि मेरा ओवरऑल मॉइस्चर उतना ही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर कंटेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जांपल कि इस एयर में मेरे पास 1 किलो पानी है, जब मैं इसको एक्सपैंड करूं, जब मैं इसको टेम्परेचर और बढ़ा दूं, इसमें मेरी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि मॉइस्चर इतना ही रहेगा बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगी। तो यही मेरा सी स्टोर में भी होता है, सी स्टोर में भी यही होता है, जब मेरा टेम्परेचर बाहर 30 डिग्री होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 डिग्री होती है, जब ये टेम्परेचर में ड्रॉप करता हूँ, ये ड्रॉप करता हूँ मैं 0 डिग्री पर, तो मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100 प्लस हो जाता है, तो इसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो ये इट्स नॉट एबल टू होल्ड द मॉइस्चर। एग्जाम्पल सीधी सी है, अगर आप ठंडा पानी का गिलास लेंगे, समर में रखिए, तो आप यहाँ पर रखेंगे तो बाहर से कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, वो कंडेंसेशन आएगा कहाँ, वो बेसिकली क्या, जो उसके अराउंड एयर होगा वहाँ से वो मॉइस्चर निकालकर वहाँ पर कंडेंस करेगा। सेम इसी में भी होता है, सेम स्टोर में भी होता है। आपका एक चैम्बर एनक्लोज्ड चैम्बर है, आपने उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया, कॉइल में जो रेफ्रिजरेंट होगा उसका स्किन टेम्परेचर कम होगा, जैसे गिलास का टेम्परेचर कम होगा उसका स्किन टेम्परेचर कम होगा। जो ही वहाँ पर स्किन टेम्परेचर, क्योंकि नॉर्मली जो हमारा ये कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स है उसका इवेपोरेटिव टेम्परेचर -5 होता है, तो जब अंदर जाता है मेरा कॉइल पर मेरा कंडेंसेशन शुरू हो जाता है, वो कंडेंसेशन आएगा कहाँ से, मॉइस्चर आएगा कहाँ से, तो एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर मतलब चैम्बर से आएगा, तो वहाँ पर मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। ये कितना टेम्परेचर रिमूव हो जाएगा वो किस पर डिपेंड है, वो हमारा डिपेंड है कॉइल पर, कि कॉइल पर मेरा स्किन टेम्परेचर कितना ज़्यादा है कितना कम है। तो अगर मेरा स्किन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं बेसिकली एपरेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एपरेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है कि मेरा किसी भी, अगर कोई भी गिलास हो या कोई भी वेसल हो या रेफ्रिजरेशन पाइप, उस पर टेम्परेचर, स्किन का टेम्परेचर कितना होगा, उसी के हिसाब से मेरा उसमें कंडेंसेशन हो जाएगा। जितना टेम्परेचर उसका कम होगा उतनी ज़्यादा कंडेंसेशन। तो मुझे क्या करना है, मुझे इवेपोरेटर सिलेक्ट, कॉइल सिलेक्ट ऐसे करनी है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप ना हो, उसका लिमिट होता है, उसको बोलते हैं डेल्टा टी, कि किसी भी इवेपोरेटर कॉइल का डेल्टा टी कितना होना चाहिए।
इट्स अ नॉर्मल क्वेश्चन। तो जब भी हम वेंडर से पूछेंगे वो आपको कोटेशन देगा, आप उसे इवेपोरेटर की कोटेशन लेके फॉर एग्जांपल वो 5 लाख रुपए की कोटेशन देगा। जब आप उससे बोलेंगे वो आपको नॉर्मली डेल्टा टी 6 पर देगा। डेल्टा टी 6 का मतलब ये होता है कि जो रूम का टेम्परेचर और कॉइल का टेम्परेचर होगा, सरफेस स्किन टेम्परेचर होगा, दैट मीन्स द डिफरेंस ऑफ 6 डिग्री। अगर उसने 6 डिग्री का आपको दिया, 5 लाख का दिया, आप उसको बोलोगे कि नहीं मुझे ये 6 डिग्री का कॉइल नहीं चाहिए क्योंकि उस पर मेंटेन नहीं होगी 90% ह्यूमिडिटी, तो मुझे आप 4 का दे दीजिए, तो आपका कॉस्ट 30% बढ़ जाएगा। क्योंकि उसका क्या होगा कि उसका सरफेस एरिया वो बढ़ा देगा और टेम्परेचर उसका स्किन टेम्परेचर कम मेंटेन होगा क्योंकि वो ट्रांसफर हीट करेगा जल्दी उसकी वजह से। लेकिन मेरा इक्विपमेंट का कॉइल का साइज बढ़ेगा, तो नेचुरली कॉस्ट बढ़ेगा। जब भी हमारा कोई वेंडर जाता है हर जगह पर कोटेशन लेता है किसी रेफ्रिजरेशन से, तो उससे क्या होगा कि वो उनके साथ इंटरेक्ट करता है और उनसे कोटेशन लेता है, वो उनको कोटेशन में इसमें 20% 30% का डिफरेंस आ जाता है, तो 30% डिफरेंस इज ह्यूज। तो उस टाइम पर हमारा जो भी इंस्टॉलर है वो परेशान हो जाता है। हमारे स्टोर में सिर्फ यही एक तरीका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेंटेन करने का, और कोई तरीका नहीं। सो अगर मेरा कॉइल का टेम्परेचर बहुत कम है, स्किन टेम्परेचर बहुत कम है, अपरेंट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बहुत कम है, इसका मतलब ये मॉइस्चर ले लेगा रूम से। रूम में मॉइस्चर नहीं होगा तो फिर हमारे फ्रूट से ले लेगा मॉइस्चर, फ्रूट से ले लेगा मॉइस्चर तो हमारा फ्रूट खराब हो जाएगा, उसकी फर्मनेस जाती रहेगी, उसका वेट कम होगा, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू उसका वेट कम होगा। मुझे क्या वेंडर का किसी का एप्पल है, मुझे क्या करना, उसने मुझे 2 टन का माल दिया, मैंने वापस दे दिया उसको, वो 1.5 ही होगा, वो मुसीबत वो डिफरेंस कहाँ से आएगा। और एप्पल की क्वालिटी खराब हुई सो अलग। तो वहाँ पर जो भी है जिसको भी है वो बहुत ध्यान से देना है कि उसका डेल्टा टी, नॉर्मली हम बोलते हैं डेल्टा टी इज इम्पोर्टेंट इन द कॉइल। आउटडोर यूनिट में कंप्रेसर में है कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी सिलेक्ट कर लो, बट आपका चैम्बर इफेक्ट होगा इवेपोरेटर कॉइल से, ठीक है, उससे आप फर्क पड़ेगा, आपके फ्रूट क्वालिटी पर फर्क पड़ेगा, आपकी क्वांटिटी पर फर्क पड़ेगा, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली दोनों से आपका फर्क पड़ेगा। सीए इक्विपमेंट से आपको पता है कि हम अपना एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं, हमारे जो भी अंदर एम्बिएंट कंडीशन होगा, चैम्बर होगा, उसका उसके पैरामीटर्स हम गैस पैरामीटर्स हम कंट्रोल कर सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स है। नेचुरली हमारा सीए इक्विपमेंट में 2 चीज़ें आती है, एक नाइट्रोजन जनरेटर आता है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर। पहले तो बहुत क्रूड वे होता था स्क्रब करने का, उसमें लाइन होता था, उसके बाद में उसमें एयर सेपरेट करके वो स्क्रब हो जाता था। बट आजकल टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, आज आपको स्क्रबर आसानी से मिल सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर कॉस्टली होता है बट लगाना पड़ता है, और हमें देखना जब भी हमें इंस्टॉल करना है स्क्रबर या नाइट्रोजन जनरेटर, हमें इस तरह से सिलेक्ट करना है कि हमारे पास कुछ स्टैंड बाइज रहे। ऐसा ना हो कि हमने एक यूनिट लगा दिया, कुछ फॉल्ट आ गया तो हमारा स्टोर बच गया। You can afford to have a break in nitrogen generator but not in carbon dioxide scrubber. नाइट्रोजन जनरेटर में अगर थोड़ा गैप रहा तो आपका ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपका एकदम से बढ़ जाएगा अगर आपके बाकी पैरामीटर्स सही नहीं है। सबसे जो हमारे चैम्बर्स में एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शंस होते हैं उसको टेक केयर करने के लिए हमारे पास एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है, दैट्स एन एयर ब्रीदर सिस्टम। आप विजिट किया है कभी सीए स्टोर में? कभी नीचे भी देखा होगा आपने, वहाँ पर कुछ बलून्स लगे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग ऑपरेशन अगर आप देखेंगे वो हमेशा एक्सपैंड होते हैं और कंट्रैक्ट भी होते हैं। बेसिकली क्या, जो भी हमारा वॉल्यूम डिफरेंशियल वॉल्यूम अंदर होता है, डिफरेंस इन द वॉल्यूम होता है, वो एयर लाएगा कहाँ से? वो एयर वहाँ से मेरा मतलब है एयर नाइट्रोजन, और जब एक्सपैंड होता तो देगा कहाँ? तो वो उसी बलून में देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि मेरा प्रेशर पड़ेगा मेरे सीमेंट पर, मेरे डोर पर, मेरे उसके गैस्केट्स पर, वहाँ पर मेरा डिफरेंस पड़ेगा। तो उसको टेक करने के, उसको मिनिमाइज करने के लिए मेरे पास ब्रीदर सिस्टम्स होते हैं, उसमें मेरे पास ओवर एंड अंडर प्रेशर वैल्यूज होते हैं। या अगर मेरा प्रेशर बढ़ गया तो मेरे वैल्यूज खुल जाएंगे, या अंडर प्रेशर हो गया तो मेरे वैल्यूज खुल जाएंगे इन अपोजिट डायरेक्शन। सीए स्टोर में हमने देखा
कई स्टोर्स में उन्होंने मल्टीपल चैम्बर्स के कॉमन एयर सिस्टम रखे, तो जैसे कि एक एक चैम्बर का एक ब्रीदर बैग होना चाहिए। उन्होंने क्या कर दिया कि कॉस्ट कटिंग के लिए उन्होंने 4 चैम्बर का एक एक ब्रीदर बैग रखा, माइनस ऑफ कॉस्ट डिफरेंस था, मतलब आई थिंक चैम्बर में उन्होंने 3 लाख रुपए बचा दिए। बट ये था कि अगर इन केस कोई एक ब्रीदर बैग में प्रॉब्लम हुआ, पंक्चर हुआ, क्योंकि ये पॉलीथीन का होता है, पंक्चर हुआ तो आपके कितने चैम्बर जाएंगे उसमें? तो 4 चैम्बर जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस भी हमने देखी है बहुत सारे स्टोर्स में, सारे करते हैं। बहुत सारे अभी भी करते हैं। ये तो रेगुलर विजिटर है, अब शायद मैं भी आ जाऊँगा विजिटर, अब फंसने वाला है। अच्छा, इन सारी चीज़ों को, इन सारे इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमारे पास अच्छा खासा मैन पावर होना चाहिए। मतलब रेफ्रिजरेशन सिस्टम चलाना है मुझे, सीए इक्विपमेंट चलाना है मुझे, मटेरियल हैंडलिंग नेचुरली वो तो है ही, बट मटेरियल हैंडलिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन, ये सारी चीज़ें मुझे चलानी। बट इसमें कुछ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स हैं, तो मटेरियल हैंडलिंग इज अ सेपरेट सिस्टम, इसमें मुझे ऑटोमेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मेरा जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और सीए इक्विपमेंट है, उससे मेरा एप्पल पर की क्वालिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। तो अगर मेरा रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो मेरी एप्पल की क्वालिटी चलेगी, अगर मेरा गैस कंट्रोल प्रॉपर नहीं हुआ तो मेरी क्वालिटी चलेगी। तो हमने देखा हुआ है कि कई सारे स्टोर्स में विटनेस किया कि अचानक से गैस की लेवल बढ़ जाती है, स्पाइक मारते, मतलब गैस की लेवल ठीक ठाक चल रही थी, बीच में स्पाइक मार दी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, तो उससे इंटरेक्ट किया, क्या हुआ मुझे पता नहीं क्या हुआ, कैसे स्पाइक कैसे आ गया। भाई साहब ने क्या किया, कोई उसका रिश्तेदार आ गया, उसने उसको सीए स्टोर में दिखाया, डोर ओपन कर दिया, ऑल्दो इट इज वेरी डेंजरस, अब कर दिया ओपन, मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, उसको क्या, तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसको मॉनिटर करने की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा जो भी इक्विपमेंट है उसका ऑप्टिमम ऑपरेशन कैसे करें। मतलब आजकल कंप्रेसर्स आते हैं, मेरे रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर्स हैं वो रैक्स में आते हैं, मतलब जितनी मेरी रेफ्रिजरेशन की रिक्वायरमेंट होगी उतनी मेरे कंप्रेसर्स चलते रहेंगे, उससे मैं आपको पावर सेविंग करूँगा, और पावर सेविंग के साथ साथ मैं इक्विपमेंट रन कम करूँगा। या मेरा नाइट्रोजन जनरेटर्स चल रहे हैं, नाइट्रोजन जनरेटर्स मैंने जैसे आपको बताया, एक बार गैस मेंटेन हो गया उसके बाद इसका ऑपरेशन बहुत कम होना चाहिए। हमने देखा है कि हर एक स्टोर में यहाँ पर करीब 10-10, 15-15 घंटे चल रहा है नाइट्रोजन जनरेटर 24 घंटे में, जो कि बिल्कुल आइडियल नहीं है। उसमें क्या होता है, उन्होंने गैस टाइटनेस प्रॉपर नहीं की होती है मेंटेन। तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम देते हैं, एक HMI देते हैं, ह्यूमन मशीन इंटरफेस देते हैं, मतलब आपका सारा सिस्टम जो है एक ही कंसोल पर आता है। आजकल तो काफ़ी एडवांस सिस्टम्स आ गए, मतलब आपका रेफ्रिजरेशन भी सेम कंसोल पर, सीए भी सेम कंसोल पर, ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी सेम, ऑल्दो आपके लिमिट रहता है ह्यूमिडिटी, बट यू कैन विटनेस द मॉइस्चर देयर। मेरा रेफ्रिजरेशन के ऑपरेशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट लॉग्स, कश्मीर में लॉग्स पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है, मतलब एज इफ कि ये मतलब चलता है, टीवी चलता है तो चलने दो, लेकिन कोई स्टडी नहीं करता है। आपके सीए स्टोर की हेल्थ डिपेंड होती है आपकी ग्राफ्स पर, मतलब आप देखेंगे कि ग्राफ्स में कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर हमारा ग्रेजुअली क्या इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा गैस ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स मेरा टाइटनेस ज़्यादा, गैस टाइटनेस में प्रॉब्लम आ रहा है, या मेरा अगर स्पाइक में प्रॉब्लम दैट मीन्स दैट इज एन ऑपरेशनल प्रॉब्लम, मेरा जनरेटर बंद हो गया या फिर कुछ खोल दिया उन्होंने, सैम्पलिंग विंडो खोल दी या कुछ कर दिया, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा जा रहा है, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय कंप्रेसर, बैकअप कंप्रेसर, या मुझे उसकी VFDs चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और कंपोनेंट आता है मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट में हमारे पास है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन्स, फोर्कलिफ्ट्स, बिन्स, क्रेट्स। बिन हमारे कोल्ड स्टोर का एक बहुत बड़ा कॉस्ट खाता है, बहुत बड़ा कॉस्ट खाता है। यहाँ पर हमारे कश्मीर में लोग तो तेज हैं, उन्होंने जुगाड़ कर दिया, बिन्स का भी जुगाड़ कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया, पता नहीं कैसे इनोवेटिव, उन्होंने क्या कर दिया, वो डायरेक्ट जो एप्पल की पेटियाँ आते हैं उन्हें आयरन स्ट्रक्चर बना दिया, उन्होंने उसी में डालना शुरू कर दिया और उठाकर फोर्कलिफ्ट से स्टैक करने लग गया। एक बार लग गया, धीरे धीरे करके वो गिरने लगे।
उसके बाद में उन्होंने ये कर दिया कि वुड का बना दिया खुद ही, सीजन वुड के बगैर बना दिया। अब वहाँ से भी कुछ गैसेस इमिट हो रहे हैं, उसका भी ध्यान नहीं, जुगाड़ है। तो ये मुसीबतें यहाँ पर तो है, ये सब चीज़ें तो हमारे पास में आ ही जाती है सिस्टम में। और हमारे पास दूसरा है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन का। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों ने क्या कर दिया कि जब भी वेंडर से बात करते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब बनता है, जब हमारा बजट आउट हो जाता है या हम कॉस्ट सेव करने की कोशिश करते हैं, उस टाइम पर हमारा सेक्रीफाइस होता है कैपेसिटी। वो लोग क्या करते हैं कि कम कैपेसिटी का ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग लाइन लगा देते हैं। उसकी वजह से मेरी लोडिंग पैटर्न में इफेक्ट आ जाता है, उसकी वजह से मेरा चैम्बर टाइमली नहीं बनता है। 1 day वेस्टेज इन स्टोरिंग एप्पल मीन्स 1 week ऑफ लाइफ। 1 हफ्ता जाएगा लाइफ का एप्पल का। तो अगर मैंने 1 दिन ज़ाया कर दिया, अगर मैंने 3 दिन के बदले में 4 दिन में स्टोर कर दिया, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। या 4 दिन के बदले में 5 दिन में स्टोर करना लग गया, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी। अब यहाँ पर चलता कैसे है, वो चलता भी क्यों है, लोग करते हैं तो करते क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब ने बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। ऑल्दो डीपीआर में ये होता है कि आई विल ओन द एप्पल एंड आई विल स्टोर इट। इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने ओन नहीं किया, इन्होंने लेट आउट कर दिया, इन्होंने हायर पर देना शुरू कर दिया। अब मेरे पास इनका एप्पल है, अब मेरे को छठी है, 2 हफ्ते की लाइफ जाएगी तो जाने दो, क्या प्रॉब्लम है। इनका स्टोर मैंने भरना शुरू कर दिया। तो जब एप्पल भरना शुरू कर दिया, डिले जाता था, जाने तो कोई दिक्कत नहीं, रेफ्रिजरेशन भी चालू नहीं करते। तो उसके बाद में जब उनका लाइफ जाता है, उसके बाद में अब 9 महीने की जो लाइफ है या 10 महीने की जो लाइफ है, वो 3-4 महीने पर लिमिट हो जाती है। उनको फिर घबराना शुरू करते हैं और उनसे एप्पल निकलवाते हैं, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं। 5-6 महीने के बाद उसकी फर्मनेस नहीं रहेगी, उसका शुगर कंटेंट चेंज होता है, मतलब आपको सीधे पता चलता, फर्मनेस नहीं रहेगी, सीधे पता चलता है कि ये प्रॉपर स्टोर नहीं है। अगर आप सीजन में एप्पल खाएंगे, एक्सपर्ट जब होंगे तो आप एप्पल खाने के साथ में बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है, क्या इसमें रेफ्रिजरेशन की प्रॉब्लम थी, क्या इसमें ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, या CO कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉब्लम थी। आप एप्पल हाथ में लो, आप बाइट ले लो, आपको सीधे पता चल जाएगा। हमारे पास जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, जो भी इक्विपमेंट के, सारे इक्विपमेंट के हमारे पास कुछ सिलेक्शन क्राइटेरिया होने चाहिए। उस क्राइटेरिया में सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद में हमारा जो है उसमें स्टैंड बाइज कितने हैं। तो हर चीज़ में आपको स्टैंड बाय रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कुछ जो रोटेटिंग पार्ट्स जिसमें बहुत ज़्यादा होंगे, उसमें आपको स्टैंड बाइज सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में आपको रखने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। जितना जितना टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड होता है सिस्टम, हमें वो नए नए सिस्टम में लाना चाहिए, या पुराने सिस्टम में भी उसको फेज आउट करके हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में बहुत ध्यान देना चाहिए। एंड ऑपरेशनल सिंपलिसिटी, कितना ऑपरेशन मेरा सिंपल है, जितना मेरा ऑपरेशन सिंपल है उतना मेरा लेस स्किल लेवल चाहिए। अगर मेरे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन होगा तो मेरा स्किल ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो मैं उस पर डिपेंड करूँगा। मेंटेनेंस कम होनी चाहिए, जितनी मेंटेनेंस कम हो उतना बेटर। और हमारा जो CA इक्विपमेंट है या रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है, अगर हमारा सीलिंग प्रॉपर है तो हमारा ऑपरेटिंग पीरियड भी कम होगा उसका। मतलब नॉर्मली हमारा जो CA इक्विपमेंट का ऑपरेशन है, दैट शुड नॉट बी मोर देन 2-3 आवर्स, 24 आवर्स अ डे। लेकिन अगर हमारा स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, गैस टाइटनेस प्रॉपर नहीं है, फ्लोर इंसुलेशन में क्रैक्स आ गए, वो प्रॉपर नहीं है, दसना शुरू कर दिया, जबकि जब हम इंस्टॉलेशन के टाइम पर नहीं ध्यान देंगे तो वो चीज़ें जब होने लगती हैं तो हमारा गैस टाइटनेस जाता है। नॉर्मली क्या करते हैं, हम पहले फ्लोर डालते हैं, उसके बाद में हम मार्किंग करते हैं, और उसके बाद में हम क्रैक्स इनिशिएट करते हैं, नहीं करते हैं। मतलब जहाँ पर मेरा पफ पैनल लगना है ऊपर, वहाँ पर मैं क्रैक इनिशिएट करता हूँ, उसके ऊपर मैं पैनल लगाता हूँ, ताकि अगर मेरा फ्लोर धसे तो वहाँ पर ही धसे मेरा पफ पैनल के साथ में, क्योंकि मेरा पफ पैनल सील होता है उधर से। तो वो चीज़ें प्रिकॉशंस करें, मिनिमम से मिनिमम क्रैक्स, एयर लाइन क्रैक्स हो। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा वैक्यूम डिवर्टेड फ्लोरिंग होता है, जो कि यहाँ पर कोई करता नहीं है। उसमें क्या होता है कि मैं मॉइस्चर जल्दी से निकालता हूँ, क्योंकि जितना मॉइस्चर मेरा कंक्रीट में रहेगा वो वेपर बन के बाहर तो निकलेगा, तो उसकी हेयर लाइन क्रैक्स होंगे, उसकी वजह से मेरा गैस टाइटनेस भी जाएगा। एक और इक्विपमेंट, एक और पार्ट रहेगा हमारा फुटफॉल कितना इक्विपमेंट है। मैं बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट कॉम्प्लिकेटेड रखूँगा, बहुत ज़्यादा फैला के इक्विपमेंट रखूँगा, कॉस्ट जितना कम्पैक्ट होगा
जितना फुटफॉल कम होगा उसका, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें लेनी चाहिए, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हमें इन सब चीज़ों, जो भी कंपोनेंट्स हमारे हैं इक्विपमेंट इंस्टॉल करने के टाइम पर, सिलेक्शन के टाइम पर, वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग, जैसे मैंने आपको बता दिया, प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में क्या मैंने देखा है कि कई सारे प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स जो मैं यहाँ पर लगाते हैं, सील स्टोन वाले लगाते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले अभी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिज़ाइन हुई नहीं है, फुटिंग कास्ट कर देते हैं, फाउंडेशन डालना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा, फाउंडेशन पहले डालते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो मेरा एरिया होता है उसकी सॉइल टेस्टिंग होती है, उसके बाद मेरा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग डिज़ाइन होगा, उसके बाद डिज़ाइन होने के बाद में मेरा उसमें कितना लोड आएगा वो डिपेंड है, मेरा कॉलम की गैप कितनी रहेगी, उसमें लोड कितना होगा, स्नो लोड कितना होगा, विंड लोड कितना होगा, वो सारी चीज़ें टेक केयर करने के बाद मेरा लोड कितना आएगा कॉलम पर, वो डिसाइड करने के बाद मेरे रिएक्शंस डिसाइड होंगे, वो रिएक्शंस पर मेरा फाउंडेशन डिसाइड होगा। यहाँ पर भाई साहब पहले करते हैं, सबसे पहले फाउंडेशन डालते हैं, उसके बाद पीईबी वेंडर के पास जाते हैं कि मुझे पीईबी करना है, तो या उसके बाद भी क्या करते हैं, पीईबी में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि स्ट्रक्चरल स्टील यूज करने लगे, वो बना ही नहीं उसके लिए भाई, अब कर लेते हैं, क्या करेंगे, तो ये मुसीबतें हैं यहाँ पर। इंसुलेशन में जब भी इंस्टॉल करें पफ पैनल्स, जब भी पफ पैनल्स को इंस्टॉल करें उस टाइम पर ध्यान देना है कि कॉस्टिंग, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, उसमें जो सीलेंट लगता है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कितना क्वांटम दे रहा हूँ उनसे इंटरेक्ट कीजिए, कितना सीलेंट आप यूज़ करेंगे इसके लिए, नो डाउट उसमें सीलेंट जो होगा वो फ्लो करेगा। जब भी आप सीलेंट लगाएंगे पफ पैनल के बीच में, पफ पैनल इंस्टॉलेशन शायद किसी ने नहीं देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, विजिट कर लेना चाहिए किसी ने, बट जो बेटर चल रहा है तो उसमें टॉन्ग एंड ग्रू जॉइंट्स होते हैं, तो उस पर सीलेंट लगाना बहुत ज़रूरी है, नॉर्मली अवॉइड करते हैं कुछ वेंडर्स, वो क्या करते हैं एक बार लगाने के बाद उसमें फिक्स करने के बाद ऊपर से लगाते हैं सीलेंट, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है, वो लगाने से पहले करना, उसके बाद में वो ब्लीड करना चाहिए सीलेंट, उसके बाद उसमें से वाइप करना है सीलेंट को, ये लोग उल्टा कर लेते हैं क्योंकि उसमें सीलेंट क्या ब्लॉक तो नहीं, वो नॉन कंटिन्यूअस पैनल में होता है, क्या ब्लॉक कंटिन्यूअस पैनल में नहीं होता, क्या ब्लॉक्स नहीं होता, और टॉन्ग एंड ग्रू होता है। तो उसके बाद में जब ये सीलेंट लगा दिया उसके बाद में उसमें कोटिंग्स होंगे, एक बार जब सारा इंस्टॉल हो गया उसके बाद में उसमें इलास्टोमेरिक कोटिंग्स होते हैं, उसमें मैंने देखा उसमें पेंटिंग्स होते हैं, प्राइमर्स होता है, उसमें एक फ्लीस होता है लगाना, वो अवॉइड कर लेते हैं, वो कॉस्ट कटिंग में आ गया, वेंडर को पता है, लोगों को पता नहीं, जब कॉस्ट कटिंग में आ गए तो उस पहले बिफोर हैंड वो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। एक स्टेज स्टोर में लगाने से एक पीएमसी कर ले लो, पीएमसी लेवल जो ये सब चीज़ें जानता हो, क्योंकि हर एक के पास नॉलेज नहीं है, हायर आउट कर लो ताकि वो देख लें कि कैसे कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर कॉस्ट कटिंग, गैस टाइटनेस में कंप्रोमाइज़ करते, सीए डोर्स में मैंने देखा है कई जगह पर वो सील करते हैं बोल्ट्स के साथ में, बहुत क्रूड है आजकल, इतने सोफिस्टिकेटेड डोर्स आते हैं, नॉर्मल नाम नहीं होगा यार, पता है आपको कैसे बनाते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, फास्टनर से मतलब नट बोल्ट से टाइट करते हैं, पूरा पर गैस्केट होते हैं, अब उनको एक्सपोज हो गए, उनको बोला कि न्यूमेटिक सीलिंग होनी चाहिए, तो उन्होंने वो न्यूमेटिक सीलिंग भी लगा ली, लेकिन फिर भी गैस लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है, उसके बाद में उन्होंने नट बोल्ट्स लगाने शुरू कर दिए, बहुत क्रूड है आगे पीछे। कॉस्ट कटिंग में नेचुरली आपका जहाँ पर 25 CR यूज़ होगा तो या 30 CR यूज़ होगा, वेंडर आपको देगा 20 CR, तो हमको देखना है कि 10 CR कहाँ काम हो रहा है, ये मुझे क्यों दे रहा है 10 CR काम, वो नहीं देखते हम, 10 CR बचा देते हैं, 3 साल 2 साल चलेगा उसके बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। जब भी हम प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग ले उस टाइम पर देखिए कि वेंडर के पास क्या डिज़ाइन फैसिलिटी है, क्या उसके पास डिज़ाइन सेल है, क्या उसके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है क्वालिटी की, क्या उसके पास जो भी प्री ट्रीटमेंट्स पोस्ट ट्रीटमेंट्स है क्या उसके पास है, वो सब और फाउंडेशंस कास्ट हो आफ्टर गेटिंग द रिएक्शन टू द पीवी।
फ्लोर फ्लोर इंसुलेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके हेयर लाइन फ्रैक्चर्स को ध्यान देने की ज़रूरत है। उसकी वेपर्स कैसे वेपर बैरियर्स कैसे इंस्टॉल होंगे वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो हमारा पफ स्ट्रक्चर है, जो हमारा पफ पैनल्स है, दोज आर नॉट ओनली जो हमारा थर्मल पॉइंट ऑफ व्यू की इम्पोर्टेंट है या गैस टाइप वो हमारा स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर उसी का नो डाउट हमारा सारा लोड नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द लोड उसमें है हमारा अपना खुद का स्ट्रक्चर का लोड है। अगर हमारे पास गैस टाइटनेस सही नहीं होगी तो हमारा मशीन ओवररन बहुत ज़्यादा मशीन ओवररन सबसे प्रॉब्लम है। उसमें हमारा जो लॉग्स होंगे उनको इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसको सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। सीए डोर्स भी जैसे मैंने आपको बोला कि जो भी सीए डोर्स है प्रॉपर होनी चाहिए, गैस टाइटनेस 100% गैस टाइटनेस होनी चाहिए, मिनिमम मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए और ईज ऑफ ऑपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमारा यही है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारा सफिशिएंट एडिक्वेट हो, विद सफिशिएंट स्टैंडर्डाइज, विद प्रॉपर ह्यूमिडिटी कंट्रोल। उससे मेरा अचीव होता है कि नहीं होता वो हमें देखने की बहुत ज़रूरत रहेगी। वहाँ पर अगर हम ध्यान देंगे तो हम डेफिनेटली काफ़ी सारा सेव करेंगे। VFDs वगैरह वो चलती रहती है, उससे कोई फ़र्क नहीं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बचा लेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ही अगर हमारा सही नहीं होगा तो उससे हमारा स्टोर सही नहीं होगा। जरा उनको एक विजिट करा दो सेल स्टोर जो बन रहा है, जो बना हुआ है, दोनों जगह पर आप उनको विजिट करा दो। थैंक यू वेरी मच।